नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है काना फूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। इंतजार किसी चीज का हो वो बड़ा खलता है। हालांकि जीवन के हर स्टेज में वो इंतज़ार अलग अलग चीज़ों का होता है। जब आप नौजवान होते हैं तो प्रेम में इंतज़ार करते हैं, जब आप सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो प्रमोशन में इंतज़ार करते हैं। बात उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों की है जिनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। ये कह सकते हैं कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रमोशन पाकर अफसर उन्हीं पदों पर बैठे हैं और हर दिन वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि आज तबादला सूची आई, आज ट्रांसफ़र लिस्ट आई और आज प्रमोशन हो जाएगा, नई तैनाती मिल जाएगी। लेकिन अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। डीजी स्तर पर आदित्य मिश्रा रिटायर हो चुके हैं, बीके मौर्य रिटायर हो चुके हैं। 2 पद उत्तर प्रदेश में डीजी लेवल के इस समय खाली हैं और तीसरा पद है कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का, जिनकी सेंटर में तैनाती हो चुकी है लेकिन अभी वो रिलीव नहीं हुए हैं। और एन रविंदर जो डीजीपी के एसीओ थे वो भी रिटायर हो चुके हैं। और इसी महीने में सितंबर में जीके गोस्वामी जो फॉरेंसिक के डायरेक्टर हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं। इतने सारे अधिकारी आईपीएस अफसरों में शीर्ष लेवल पर रिटायर हो रहे हैं, जगहें खाली हैं। उनकी जगह पे प्रमोशन भी हो गया। एक जगह पर बीके सिंह डीजी बन गए, दूसरी जगह पर राजीव सब्बरवाल डीजी बन गए। लेकिन अभी तक ये सब लोग पुराने पदों पर ही काम कर रहे हैं, यानी कि एडीजी के पदों पर काम कर रहे हैं। राजीव सब्बरवाल तो मुरादाबाद एकेडमी में है, बीके सिंह यहाँ पर डीजीपी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर हैं। अभी तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर को रिलीव नहीं किया गया है। चीज़ें करीब आधे पखवाड़े से फंसी हुई हैं और इसी को कहते हैं कि इंतज़ार के समय कट नहीं रहा है। अब जीके गोस्वामी की जगह सरकार किसी नए डायरेक्टर की तलाश कर रही है। एन रविंदर के रिटायरमेंट के बाद अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ जोन में आईजी हैं तरुण गाबा एडीजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे। तो तरुण गाबा जब एडीजी बन जाएंगे तो रेंज में फिर कोई नया आईजी तैनात होगा। ये एक बड़ी लंबी चेन दिखाई पड़ रही है, लेकिन चूंकि जब सूचियाँ नहीं हिल-डुल रही है तो फिर चेन वैसे वैसे लटकी पड़ी है। लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है, उनकी जगह पर नई तैनातियाँ अभी नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? कोई बड़ा मंथन है, कुछ जिलों में बड़ा फेरबदल होना है या कमिश्नरेट में फेरबदल होना है, इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से ये पद भरे नहीं जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार में कई बार चीज़ें इन्हीं वजह से अटकती हैं। नहीं तो जहाँ खाली है वहाँ रिटायर हो गए लोग, वहाँ प्रमोशन करने में 15-20 दिन थोड़ी लगता है, वो तो तुरंत का तुरंत हो जाता है। तो एडीजी से डीजी पद पर प्रमोट होकर बैठे हैं, लेकिन काम पुरानी जगह पर करना पड़ रहा है और दर्द भी है। लेकिन चूंकि अनुशासित फोर्स है, कहीं कह नहीं सकते। सितारे कंधों पर बहुत बड़े बड़े हैं, अफसर भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अपने ही मामले में चुप्पी साधे हैं। और इसलिए कि बोले तो गए, तो चुप रहो, हो सकता है कुछ बढ़िया मलाईदार मिल जाए। तो पुलिस में तो हाई लेवल पर खेल ऐसे ही चलता है। अब देखिए कि छींका जो टूटता है उसके लिए कहा गया बिल्ली भाग से टूटता है। यहाँ पर नौकरी में आने के बाद, प्रमोशन पाने के बाद जब आखिरी पोजीशन पर पहुँचे हैं तब भाग्य और प्रबल होने चाहिए, तब उसकी डिमांड है। और अधिकारी जुगाड़ में भी लगे होंगे कि अब की बार अंतिम मामला है, यहाँ पर पार कर लिए तो फिर आराम से नौकरी कट जाएगी। तो देखिए क्या होता है। लेकिन आईपीएस अफसरों के मामले में उनका इंतज़ार फिलहाल लंबा चल रहा है।
अब आईपीएस के बाद आईएएस अफसरों की बारी है। यहाँ भी तबादला सूची का इंतजार हो रहा है और यहाँ तो पिछले 1 महीने से हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अब ज़माना एक बीत गया, इंतजार करते करते आंखें थक गईं, नई खबर आ नहीं पा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक से मेडिकल लीव पर चले गए। उनके जाने के बाद से शासन में काफ़ी सारे काम सुस्त पड़ गए, ठप हो गए। एसपी गोयल अब आने वाले हैं, लेकिन इस बीच उनकी जो जगह थी, रिक्त पद था, वहाँ पर कार्यवाहक के तौर पर दीपक कुमार को चार्ज दिया गया था। और जब कार्यकारी रहता है तो स्वाभाविक है खाली वो सामान्य कामकाज के लिए ही होता है, नीतिगत निर्णय तो रेगुलर वाला ही लेता है। तो दीपक कुमार ने जो इतने दिन मुख्य सचिव का कार्यकाल चलाया वो अपने एपीसी कार्यालय से बैठकर ही चलाया। उनकी मीटिंगें भी अधिकतर वहीं होती रहीं और इसीलिए वो काम चलाऊ व्यवस्था वाले चीफ रहे। अब समस्या ये है कि एक साथ अफसरों पर कई विभागों का चार्ज है। नए चीफ सेक्रेटरी आए थे, ये हुआ था कि कोई निर्णय होगा, बड़ी लिस्ट आएगी और लोग बदले जाएंगे, लेकिन वो बीमार हो गए और लिस्ट आई नहीं। इसी बीच अब सुधीर बोबड़े का इसी महीने सितंबर में रिटायरमेंट है, वो राज्यपाल के एसीएस हैं। उसके अगले महीने अक्टूबर में ग्राम विकास के एसीएस हैं हिमांशु कुमार, उनका रिटायरमेंट है। लाइन लगी हुई है, लेकिन समस्या इस बात की है कि एक साथ कई विभागों का चार्ज एक अफसर के पास है और कई विभाग में अधिकारी खाली बैठे हैं। ये जो असमानता है, असंतुलन है, इसको दूर करने के लिए ही एसपी गोयल के आने पर चर्चाएं चली थी कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो खुद ही बीमार पड़ गए और उनके पास तो यूपीडा, आईआरडीसी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब खुद विभाग उन्हीं के पास हैं और यही सारे औद्योगिक विकास को गति देते हैं, यही सारे इंडस्ट्री के लिए हैं। और मुख्य सचिव तो खैर हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है ही है, सारे निर्णय वही करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो अधिकारी काम के बोझ के तले दबे हैं, अत्यधिक विभाग है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो खलिहर हैं, जिनके पास काम ही नहीं है, घंटा 2 घंटा के लिए ही ऑफिस आ जाएं। अब दीपक कुमार के पास ही आप ले लीजिए कि उनके पास 4 विभाग हैं। उनके पास है बेसिक, माध्यमिक, वित्त और एपीसी। एपीसी जो होता है उसके पास करीब 19 विभाग उत्तर प्रदेश में है, उनका सुपरविजन अधिकारी होता है। इसके अलावा आप जब जाएंगे तो पार्थसारथी सेन शर्मा हैं, शिक्षा महकमा चिकित्सा का उनके पास अतिरिक्त है। इसके पहले वो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, दोनों बहुत बड़े महकमे हैं। उनका भी अभी तक कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं है कि उनका विभाग रहेगा या जाएगा। इतने बड़े बड़े विभाग हैं। फरवरी में सुभाष चंद्र शर्मा रिटायर हो रहे हैं, देवेश चतुर्वेदी भी उनके साथ रिटायर हो रहे हैं। अप्रैल में वेंकटेश्वर लू रिटायर हो रहे हैं। मई में राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, अगले साल वो भी रिटायर हो जाएंगे। इन जगहों को भरना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। जब यहाँ इतनी गति धीमी है तो आगे किस चीज़ की उम्मीद की जाए। तो जो आईपीएस का हाल है वही आईएएस में भी है। आईएएस में हमेशा चीज़ें तेज चलती हैं। ये माना जाता है कि यहाँ डेवलपमेंट के, विकास के, नीति के, प्रदेश को गति देने के काम सब यहीं से होंगे, और वहीं पर मामला धीरे है। ओवरहालिंग हो जानी चाहिए, ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब गति को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रदेश विकसित की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश में एक महत्वपूर्ण प्रदेशों में अपना नाम कमा चुका है, और वहाँ पर अगर ब्यूरोक्रेसी में इस तरह से सुस्ती आ जाएगी, काम ठप हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे जंग लगने लगेगी, आदत खराब हो जाएगी। यूपी को उसकी गति को बनाए रखना होगा, उसकी तेज चाल को बनाए रखना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ जो अफसर फिट बैठे उसको तुरंत वहाँ पर लाया जाए। पद खाली रखने से कोई गति नहीं आएगी, कोई तरक्की नहीं आएगी।
तो ब्यूरोक्रेसी में भी एक बहुत बड़ी ओवरहालिंग का इंतजार है आईएएस में। अब वो इंतजार कब पूरा होता है, सरकार कब सुध लेती है और कुछ लोगों के दिन कब बहुरते हैं, अब इस पर फिलहाल स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम उम्मीद करें कि एक हफ्ते में परिणाम जरूर आएगा। अब बात ब्यूटी की, ब्रेन की और पॉलिटिक्स की। वैसे तो राजनीति में लोग साधारण जीवन शैली को मानते हैं, लेकिन जब से नौजवान पीढ़ी ने सियासत में कदम रखा है, उसमें आपको ब्रेन भी है, ग्लैमर भी है और टसन भी है, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो पावर पॉलिटिक्स की तो बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन अब सियासत में ब्यूटी और ब्रेन के साथ जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी ओर हम आज आपका ध्यान खींचेंगे। वो इसलिए कि अभी समाजवादी पार्टी की सांसद है प्रिया सरोज, उनकी देश के फेमस क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ सगाई तय हो चुकी है। ये जोड़ी बड़ी चर्चा में है, इनकी शादी होने वाली है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पुट है। ये पुट है जौनपुर का। जौनपुर एक ऐसी जगह है, खासतौर से मछली शहर, जहाँ से प्रिया सरोज सांसद हैं और इसी मछली शहर विधानसभा से विधायक हैं रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक चर्चित चेहरा है। वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं, और वो जब भाषण देती हैं तो उनको लाखों लोग सुनते हैं। समाजवादी पार्टी को उन्होंने पूजा पाल के मामले में जिस तरह से डिफेंड किया था, वो उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है, और उनको लाखों लाख लोगों ने उस पर हाथों हाथ लिया, उनको शुभकामनाएं दी। कम उम्र में सियासत में इतनी लोकप्रियता हासिल कर पाना कोई आसान काम नहीं है। प्रिया सरोज पेशे से वकील हैं, सांसद हो गई हैं। उनके पिता तूफानी सरोज वो विधायक हैं, बाप बेटी दोनों राजनीतिक पद पर हैं। रागिनी सोनकर भी उसी इलाके से हैं, उनके पिता भी पहले विधायक रहे हैं कैलाशनाथ सोनकर। ये देखिए आप कितना बड़ा संयोग है। लेकिन जब प्रिया सिंह की सगाई हुई तो चर्चा में रागिनी सोनकर अपने आप आ गई। देखिए आपस में कहा जाता है कि टसन तो नहीं है, लेकिन सियासत में जो चीज़ें नहीं कही जाती वो होती हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज सांसद हैं, मछली शहर से रागिनी सोनकर विधायक हैं। दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। रागिनी सोनकर प्रतिभा के मामले में अपना जौहर विधानसभा में दिखाती रहती हैं, और उनकी बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। सवाल तब आया कि जब प्रिया सरोज की लखनऊ में सगाई हुई, पार्टी के बहुत सारे सांसद, विधायक सब बुलाए गए, VVIPs लोग थे, लेकिन रागिनी सोनकर उस कार्यक्रम में नहीं थी। जौनपुर जिले की हैं, एक ही विधानसभा का नाम है, एक ही लोकसभा का नाम है, आपस में क्या बातचीत नहीं होती है, कोई मनमुटाव है, कोई कंपटीशन है, कोई ज्वेलसी की भावना है। इतना तो किया जा सकता था, बुलाया जा सकता था। सैकड़ों लोग बुलाए गए और कई 100 लोग तो बिना बुलाए भी पहुंच गए, जैसा कि राजनीतिक दलों में होता है। इनकी चमक किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस चमक धमक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूरियां भी शामिल हैं। ये दोनों महिला नेता हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत इनको लोग सुनते हैं, लेकिन इतनी सारी पृष्ठभूमि होने के बाद आपस का तालमेल शायद कुछ गड़बड़ है। रागिनी सोनकर भाई फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती हैं, हिंदी भी बोलती हैं। MBBS किया उन्होंने कलकत्ता से, फिर एम्स दिल्ली से वो MD हैं। उनके पति हैं, वो भी डॉक्टर हैं। दोनों भाषाओं पे उनका कंट्रोल है। जिस समाजवादी पार्टी को खाली यादवों की पार्टी कहा जाता रहा हो, खाली लाठी और भैंस वाली पार्टी कहा जाता रहा हो, वहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग, तर्कपूर्ण लोग
सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर रखने वाले लोग और ग्लैमरस चेहरे वाले लोग मौजूद हैं। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की एक उपलब्धि भी है कि उनके नेताओं के बयान वायरल होते हैं, उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। एक शादीशुदा है, एक की शादी होने वाली है, बस अंतर इतने हैं। फेमस दोनों हैं। प्रिया सरोज देश की सबसे कम उम्र की सांसद बनी, बहुत नाम हुआ। वो आज भी डाउन टू अर्थ रहती हैं, खेत में चली जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। तो बुलंदी नसीब है दोनों को और विद्वता भी। लेकिन देखिए, जो एक आम आदमी में आपस में कंपटीशन की भावना कह लीजिए या सियासत में अपनी अपनी सबकी महत्वाकांक्षा होती है वो कह लीजिए, उसकी वजह से डिस्टेंस तो है। और ये हमेशा रहा भी है कि दो बुद्धिमान लोग कभी आपस में सहमत नहीं होते, दो खूबसूरत चेहरे कभी आपस में अच्छे मित्र नहीं बन पाते, और दो बुलंदी और ग्लैमर की दुनिया में रहने वाले लोग भी मिलने पर भले सामान्य हो, लेकिन अंदर खाने डिस्टेंस और दूरी रहती है। हमारे देश में नेता, मंत्री, आदमी, कोई व्यक्ति हो, उन लोगों के बोलने पर कई सारी नसीहतें हैं, कहावतें हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जब भी बोलना वक्त पर बोलना और मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, छोटा बोलना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। वैसे जैसे पावर मेक्स मैन करप्ट, उसी तरह से जो ज़्यादा बोलेगा वो गलत बोलेगा और पकड़ा जाएगा। बात आज उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और नेताओं के बड़बोलेपन की है, जो बोलते ज़्यादा हैं और बड़बोलेपन में अपनी किरकिरी करा लेते हैं, पार्टी और अपने सहयोगियों को नाराज कर लेते हैं, और बाद में जब झोंका आता है तो फिर ये कह देते हैं ये तो विपक्ष ने साजिश कर दी। बोलेंगे खुद, रायता खुद फैलाएंगे और समेट नहीं पाएंगे, तो फिर समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, मीडिया, इन पर वो आरोप लगाकर पल्ला झाड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के दो मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने अपने बड़बोलेपन से इस समय सरकार की काफ़ी किरकिरी करा रखी है, और उसी में एक नाम कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद का भी है, विपक्ष के, जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर इतना बोले कि टूटने टाटने की भी नौबत आ गई है। ये नेता वो हैं जो पहले खुद आग लगाएंगे और उसी में वो फिर घी डालेंगे, और जब मामला काबू से बाहर चला जाएगा तब पानी के लिए चिल्लाएंगे। संजय निषाद, आपको याद होगा, दिल्ली में टाल कटोरा में झाड़ के पेड़ पर ऐसा चढ़े सम्मेलन करके कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने लगे। ओम प्रकाश राजभर एबीवीपी के मामले में बोल गए कि जो गुंडागर्दी करेगा उसको पीटा जाएगा। फिर जो नसीहत दिए थे वो उल्टी पड़ गई। और ये वो सहयोगी दल हैं जो अपने ही बड़े पार्टी को, माने कि बीजेपी को, नसीहत देने में लगे हैं। लेकिन जब योगी डोज मिला तो फिर वो अपने बयान से पलट गए। आप देखिए कि संजय निषाद बीजेपी के दम पर सत्ता में आए, बीजेपी से उनका बेटा सांसद बना, एक बेटा विधायक है, वो खुद मंत्री हैं। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, बिहार चुनाव का ऐलान होते ही कि नहीं, हम बीजेपी चाहे तो तोड़ फोड़ कर ले जाए अपना सामान, हम अकेले लड़ लेंगे, और लोगों को समझा नहीं रही है, ये सब शुरू हो गया। उधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन में इमरान मसूद मुसलमानों के बड़े नेता बनकर आ गए और कहने लगे कि भाई हमारा हक हम लेके रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, समाजवादी पार्टी को बड़ा दल कैसे वो हो गई, वो हमसे छोटे हैं। कई सारी बातें ये लोग करने लगते हैं। लेकिन जब बड़े लेवल से डांट फटकार पड़ती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। जिन्हें उन्होंने गुंडा कहा, मवाली कहा,
बवाली कहा, उन पर लाठीचार्ज को सही ठहराया। अब वही उनको देखने अस्पताल जा रहे हैं एबीवीपी के लोगों को। इनके घर पर, राजभर के घर पर ऐसा प्रदर्शन हुआ कि पुलिस के पसीने छूट गए, ईंटा पत्थर तक चल गया। भाई वो बीजेपी सत्ताधारी दल है, उन्हीं का संगठन है और उन्हीं के संगठन के लोगों की पिटाई हो गई और आप उनको गुंडा और मवाली बताएंगे। अब उनको फिर आप पवित्र संगठन बता रहे हैं। ये रातों रात हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है? विरोधियों को हर चीज में बोलो खुद और नाप दियो विरोधी का। ये कहां की होशियारी है? अखिलेश और राहुल के बीच जब उपराष्ट्रपति अभी लखनऊ आए तो जो केमिस्ट्री दिखी, उस केमिस्ट्री के बाद इमरान मसूद के मुंह पे ताला लग गया। संजय निषाद गोरखपुर से लौटे तो गए योगी के पास मिले और खिसियानी मिली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई। तो ऐसा काम क्यों करो, ऐसा बयान क्यों दो कि बाद में अपना कपड़ा उतारना पड़े? तो सियासत में जो ज़्यादा बोलेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये हमेशा से रहा है। सत्ता में बैठ के मलाई भी खाओ, आदर्शवाद भी बखारो और गुर्राओ भी, ये नहीं चलेगा और न जनता इसको एक्सेप्ट करेगी। सियासत में इतने भी आप आंख पर पट्टी ना बांध लीजिए। जनता ने इतना काला चश्मा भी नहीं लगा रखा है कि आज यहाँ रह के जो बोलोगे वो भूल जाएगी, कल वहाँ जाके दूसरे के लिए वही बोलोगे। शब्दों की मर्यादा को हमेशा स्थान रहना चाहिए। सबका अपनी एक लिमिट तय है और इस प्रदेश में जनता ने उसे हमेशा पसंद किया है, जिनके शब्दों में, जिनके आचरण में हमेशा शालीनता रही है, मर्यादा रही है। हालांकि नेता इन सब चीज़ों से अब दूर जा चुके हैं। वो बड़बोलेपन को अपनी उपलब्धि मानते हैं, फेमस होने का एक जरिया मानने लगे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती हैं। तो जिसको अपनी छवि की, अपने लंबे कैरियर की चिंता होती है, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं, फूट जाते हैं, उनका ना तो कोई वजूद होता है ना कोई वक्त होता है। वो थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आज के पावर सेंटर में इतना ही। नसीहतों और तमाम सारे उदाहरणों के साथ मुनव्वर राना का एक बड़ा शेर है, जो लोग पल पल बदलते हैं, जो लोग हर साल बदलते हैं, हर चुनाव बाद बदलते हैं, उन पर ये बात बहुत अच्छे से लागू होती है। सुनिएगा कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। और हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर, फिर भी जितना तुम बदले हो उतना नहीं बदला जाता। नमस्कार।